हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाई कीमस के जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 27। पहला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। यह गर्मी का भी अच्छा चालक है। चांदी के दूसरे तत्वों की तुलना में ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। किसमें? चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन। चांदी की क्रिस्टल जो होती है वो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से यह बिजली और गर्मी का कुशलतापूर्वक संचालन करती है। चांदी में इलेक्ट्रॉनों की गति बहुत तेज होती है। तांबा, अगर अन्य विद्युत चालक की बात करें तो दूसरे नंबर पर क्या होता है? तांबा। पहले नंबर पर चांदी है जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, और दूसरे नंबर पर क्या है? तांबा। तांबा भी बिजली का अच्छा चालक है। इसका इस्तेमाल अक्सर सभी तरह के बिजली के तारों में यूज़ किया जाता है। सोना भी अच्छा विद्युत चालक है। धातु के बारे में अगर बात करें तो सभी धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ज़्यादा सुचालक होती मतलब ज़्यादा अच्छी होती हैं। पीतल में तांबा होता है, लेकिन इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली दूसरी सामग्री चालकता को कम करती है। लोहा भी एक सुचालक है। इसका मतलब है कि विद्युत धारा को आसानी से अपने में प्रवाहित होने देता है। लोहा की बात करें, सबसे पहले टॉप पर कौन है? चांदी सबसे अच्छी बिजली का कंडक्टर होता है। उसके बाद तांबा, फिर इसके बाद सोना, लोहा, इस तरह से लाइन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का मतलब एल्युमिनियम का जो कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का धातु का मुख्य अयस्क है। किसका? बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम धातु होती है, उसका मुख्य अयस्क है। किसका? बॉक्साइट। एल्युमिनियम की बात हो रही है। यह एक तलछटी चट्टान है और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। किससे? बॉक्साइट से बात हो रही है। एल्युमिनियम निकाला जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का सबसे मेन जो है अयस्क होता है। बॉक्साइट की बात करें, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कुछ अन्य अशुद्धियाँ होती हैं इसमें। किसमें? बॉक्साइट में। बॉक्साइट जो होती है लैटराइट मिट्टी से बनती है। किससे? लैटराइट। बॉक्साइट वायुमंडलीय कारकों द्वारा एल्युमिनियम युक्त चट्टानों से बना अवशिष्ट जमा है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में या इसमें हाइड्रेट एल्युमिनियम, आयरन और टाइटेनियम ऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में सिलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो इनमें से कौन उपधातु है, मतलब मेटालॉइड है? कौन? तो इनमें से जो एंटीमनी है, Sb एंटीमनी जो है ये एक मेटालॉइड है, उपधातु है। क्या है? उपधातु है Sb एंटीमनी। Fe आयरन होता है, Cu कॉपर होता है, Ni निकिल होता है, और Sb एंटीमनी होता है जो कि उपधातु है, मेटालॉइड है। उपधातु कौन है? मेटल। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये सब की सब उपधातु हैं। कौन कौन? बोरॉन है, ये है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। इन्हें मेटालॉइड भी कहा जाता है। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों त्रिगुण पाए जाते हैं, मतलब दोनों मिक्स करके बना हुआ जो सामान होता है वो मेटालॉइड होता है, उपधातु कहा जाता है। ये तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं के बीच में स्थित होते हैं। धातु दो तरह के होते हैं, इन दोनों के बीच में आवर्त सारणी में स्थित होते हैं उपधातु। उपधातु अन्य तत्वों के साथ मिलकर के मिश्र धातु बना देते हैं। कभी कभी विस्मित पोलोनियम और एस्टेटिन के भी उपधातु माना जाता है। आर्सेनिक एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक है As। यह कई खनिजों में पाया जाता है। उपधातु के उदाहरण जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और बोरॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जो सबसे अच्छा शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। कितने कैरेट का? 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना होता है। इसे के से मापा जाता है। किसे? कैरेट के से इसकी मापा जाता है। कैरेट की बात हो रही है, शुद्ध सोना है। कैरेट की बात करें तो यह मिश्र धातु में शुद्ध सोने के अनुपात को बताता है। कैरेट जो होता है क्योंकि मिक्स करके बनता है तो जो कितना कैरेट है तो इससे पता चलता है कि रियल कितना सोना है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो 18 कैरेट सोने में मतलब 75% शुद्ध सोना होता है और 25% अदर दूसरी धातु होती है।
और अगर दूसरे की बात करें, जैसे प्रति 1000 भाग की बात करें, तो सोने की शुद्धता की, तो ये सोने की शुद्धता को बताने का एक और तरीका है उदाहरण की, जैसे कि 999.9 शुद्ध सोना है। हॉलमार्क की बात करें तो ये भी एक सोने की शुद्धता बताने का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। हॉलमार्क वाले सोने में शुद्धता और निर्माता का नाम होता है। अगर एसिड टेस्ट की बात करें तो सोने के एक छोटे से नमूने को टेस्ट स्टोन पर रगड़ा जाता है। किस पर? टेस्ट स्टोन पर रगड़ा जाता है और नाइट्रिक एसिड से उपचारित किया जाता है। एक्सरे फ्लोरोसेंस XRF या एक्सरे का इस्तेमाल करके धातु की संरचना को निर्धारित करता है। सोने की शुद्धता को मापना जरूरी है क्योंकि इसमें सोने की कीमत और प्रामाणिकता का पता चलता है। कितना? सोने की कीमत। और सोने को सबसे अच्छा सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। सोने का वजन की अगर बात करें तो ट्रॉय ऑन्स मतलब 1 ट्रॉय ऑन्स 31.103476 ग्राम में मापा जाता है। हालांकि इसकी शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। कैरेटेज की बात करें तो अन्य धातुओं के साथ मिश्रित सोने की शुद्धता का माप है। 24 कैरेट शुद्ध सोना है जिसमें कोई अन्य धातु नहीं होती है। 24 कैरेट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण की बात करें तो वोलर ने किया था। किसने? वोलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था। इनका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक वोलर था। उन्होंने साल 1828 में प्रयोगशाला में मतलब लैब में अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार किया था। किससे? अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार किया था। यह अकार्बनिक पदार्थों में से कृत्रिम रूप से संश्लेषित कर पहला कार्बनिक यौगिक था। वोलर संश्लेषण की अगर बात करें तो वोलर ने यह खोज की थी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। इसमें यूरिया की खोज की बात करें तो यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में मूत्र में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउल ने खोजा था। यूरिया प्रयोगशाला में तैयार होने वाला एक पहला कार्बनिक यौगिक था। वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड की अगर बात करें तो एथाइन जो होता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है एथाइन। यहाँ पर बात हो रही है कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। जल के साथ अभिक्रिया करके ये एसिटिलीन गैस बनाता है जो कि C2H2 है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2 होल्टाइज बनाता है। इस अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है जैसे कि CaC2 का प्लस वाटर से करना 2H2O से अभिक्रिया कराना और CaOH2 प्राप्त होता है और C2H2 एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है वाटर के साथ में क्रिया कराने पर। कैल्शियम कार्बाइड की बात हो रही है। एसिटिलीन का बात करें उसका IUPAC नाम इथाइन होता है। क्या है? इथाइन। इसका एसिटिलीन का IUPAC नाम इथाइन होता है। फॉर्मूला होता है एसिटिलीन का क्या है? C2H2। क्या होता है? एसिटिलीन का C2H2 फॉर्मूला होता है। इसका उपयोग एसिटिलीन गैस उर्वरकों के लिए रसायनों और इस्पात निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें यहाँ पर तो निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन है C6H12O6। मतलब कार्बन कितने? 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है। इन टोटल को मिला के हाइड्रोकार्बन होता है। ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है तो हाइड्रोकार्बन के अणुओं के कार्बन परमाणु केंद्र में होता है और हाइड्रोजन परमाणु इसके चारों ओर सही संयोजक रूप में बंधे होते हैं। इथेन है, मीथेन है और बेंजीन ये हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। कौन? इथेन, मीथेन, बेंजीन हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। मीथेन, एथीन, बेंजीन, इथेन और हाइड्रोकार्बन के 4 मुख्य प्रकार की बात करें तो एल्केन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा माइनस मतलब डैश CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो डैश CHO की बात करें तो ये जो अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो लोहे की परमाणु संख्या है, एथेनॉल क्या है, साबुनीकरण क्या है। जैसे कि हमारी बात करें क्वेश्चन में तो ये CHO जो होता है एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? इस मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। क्या? एल्डिहाइड कहा जाता है माइनस CHO के फॉर्मूले की क्रिया को बात करें तो एल्केन की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया एथालाइक व बेंजालाइक मुक्त ये कुछ से कराकर अभिक्रिया मूलक को कहते हैं क्या?
एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो डैश COOH की बात हो रही है, तो इस मूलक को अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जहाँ पर डैश मतलब जो इसके साथ में डैश COOH की यूज़ किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणुओं को, जो COOH की बात करें तो ये अभिक्रिया करते हैं। कार्बनिक यौगिक की बात करें, मुक्त मूलक जो होते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें मुक्त मूलक शामिल होते हैं। और मुक्त मूलक की बात करें तो ये जो COOH अभिक्रियाशील मूलक है इसे अम्ल कहते हैं, अम्ल एसिड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है CH4। कौन है? CH4 सहसंयोजी यौगिक है। कौन है? CH4 की बात हो रही है, तो ये सहसंयोजी यौगिक है। किसकी? क्वेश्चन की बात हो रही है सहसंयोजी यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं? तो C2H2 जो है इसके 3 आबंध हैं। ये हाइड्रोकार्बन है और इसके 3 आबंध होते हैं। रासायनिक नाम की बात करें इसके तो एसिटिलीन इसका रासायनिक नाम है। इसे एथीन, नार्सिलीन या विनाइलीन भी कहा जाता है। यह एक हाइड्रोकार्बन और सबसे सरल एल्काइन है। इसकी संरचना की बात करें तो CH और ट्रिपल CH होती है। संरचना की बात करें जैसा कि C2H2 है। एसिटिलीन के अगर गुणों की बात की जाए तो ये एक रंगहीन गैस है। C2H2 क्या है? रंगहीन गैस है। यह अपने शुद्ध रूप में अस्थिर और इसलिए इसे आमतौर पर घोल के रूप में संभाला जाता है। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी आणविक ज्यामिति की बात करें तो रैखिक है क्योंकि दोनों कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एकल बंध बनाते हैं। कौन? दोनों कार्बन जो परमाणु होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में क्या बना रहे? एकल बंधन बनाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपने यहाँ पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो ब्यूटॉन एक कार्बनिक यौगिक है। तो कीटोन जो होता है, कीटोन, ये ब्यूटनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। क्या है? कीटोन इसका प्रकार्यात्मक समूह है। और ब्यूटनॉन क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक है। ब्यूटनॉन की बात करें, इसके फॉर्मूले की अगर बात की जाए यहाँ पर तो फॉर्मूला होता है CH3CO CH2 CH3 होता है। जैसा कि ब्यूटेनॉन की बात करें, ये एक कार्बनिक यौगिक तो है ही जिसमें कीटोन कार्यात्मक समूह होता है और कीटोन कार्यात्मक समूह कार्बोनिल मतलब C+O समूह होता है। ब्यूटेनॉन का रासायनिक सूत्र जैसा कि C4H8O यानी होता है। ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बन वाला यौगिक है। कितना? 4 कार्बन होते हैं इसके यौगिक है। उपसर्ग की बात करें तो ब्यूट जो है वो ये शो कराता है कि 4 कार्बन वाला यौगिक है, मतलब ब्यूट को 4 से शो कराते हैं। ब्यूट की बात हो रही है। और जैसे एन की बात करें तो ये जो होता है कार्यात्मक, कीटोन की बात हो रही है तो C+O है। ब्यूटेनॉन को मिथाइल एथिल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ब्यूटेनॉन को मिथाइल एथिल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के दो परमाणु होते हैं, उनके बीच में आबंध की बात करें अगर हम बीच में बॉन्ड जो होते हैं तो 3 आबंध होते हैं। कितने? 3 आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के जो 2 परमाणुओं के बीच में 3 सहसंयोजक बंध होते हैं, इसे त्रिगुण सहसंयोजक बंध भी कहा जाता है। नाइट्रोजन की बात की जा रही है यहाँ पर। और क्वेश्चन की बात करें तो नाइट्रोजन अणु जो होते हैं N होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन N होते हैं में परमाणु के बीच में त्रिबंध होता है जिसके कारण इसे एक सिग्मा तथा 2 पाई बंध होते हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु N2 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? नाइट्रोजन किसके रूप में होता है? N2 के रूप में पाया जाता है। सहसंयोजक बंधों को आणविक बंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहसंयोजक जो बंध होते हैं उन्हें आणविक बंध भी कहा जाता है। और सहसंयोजक जो बंध बनते हैं जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु जैसे कि संयोजक बनाते हैं, 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं क्योंकि हर नाइट्रोजन परमाणु को अपने बाहरी आवरण को भरने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है?
एल्कीन का जो सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n क्या है, सामान्य सूत्र है। क्या है, CnH2n एल्कीन का ये सामान्य सूत्र है, फॉर्मूला है इसका। एल्कीन की बात हो रही है यहाँ पर। अब एल्कीन जो हो गया हमारा CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर एथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। एथाइल अल्कोहल का जो अणु सूत्र बात करें तो ये होता है हमारा C2H5, क्या है, C2H5OH होता है। किसका फॉर्मूला है ये, एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। किसका, एथाइल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो होता है ना, एथाइल अल्कोहल, ये इसका अणु सूत्र क्या है, C2H5OH होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें यहाँ पर तो चीनी का रासायनिक सूत्र है। क्या है चीनी का रासायनिक सूत्र, तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो C12H22O11 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है, फॉर्मूला होता है, वो होता है C12H22O11। क्या है चीनी का, इसे टेबल शुगर या सुक्रोज भी कहते हैं चीनी को। चीनी जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है वो है चीनी। इसका रासायनिक सूत्र जैसा कि हमने आपको बताया कि C12H22 और O11 इसका फॉर्मूला है, जिसमें कितने 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अन्य नाम अगर इसकी बात की जाए चीनी का तो सुक्रोज है और टेबल शुगर है। अगर इसके जो मैप बनता है, संरचना बनती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है। किससे, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना हुआ है। इसका जो साइज है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है। चीनी को गन्ना चीनी, सुक्रोज भी कहा जाता है और कार्बन परमाणु 12 परमाणु, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। ये चीनी बनी होती है, इसे सुक्रोज भी कहते हैं। और फॉर्मूला जैसे कि आपको हम बता चुके हैं चीनी का, चीनी इसका फॉर्मूला है। CH3 किसका फॉर्मूला है, ये सूत्र किसका है, तो मिथाइल समूह का रासायनिक सूत्र है ये। चीनी CH3 क्या है, CH3 मिथाइल है, इसे मिथाइल के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो कि एक केंद्रीय कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। किससे, कार्बन से बंधे होते हैं 3 हाइड्रोजन। कार्बनिक रसायन विज्ञान में मिथाइल समूह एल्काइल परिवार समूह का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने, हमारा क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है कितना, C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है इसमें टोटल। ग्लूकोज की बात करें, ये जो ग्लूकोज है या इसका दाक्ष जो कि दाक्ष शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक जो सूत्र है जो कि हमने बता चुकी है, ये स्वाद में मीठा, इसका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, मीठा होता है। इसका स्वाद में मीठा होता है तथा संजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत यही है। मोलर द्रव्यमान की बात करें तो 180.156 G% मोल होता है, G/। IUPAC नाम की बात करें ID की तो ये डी ग्लूकोज है। गलनांक की बात करें इसका तो 146 डिग्री सेल्सियस होता है। और घुलन किस में है, ये इसमें घुलनशील है पानी में, एसिटिक अम्ल में। किसमें, पानी और एसिटिक अम्ल में घुलनशील है। ग्लूकोज की बात हो रही है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अगर दूसरे नाम की बात की जाए तो ग्लूकोज का जो क्या है, शर्करा और डेक्सट्रोज भी कहते हैं इसे। अंगूर और अंजीर सबसे मीठे फलों कुछ इनमें पाया जाता है। किसमें, मधु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अंगूर में, अंजीर में और मधु में, मतलब शहद में ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज का pH मान क्या है, ग्लूकोज का pH मान 7 है। और जैसा कि जिसका भी pH मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, या तो ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय होता है, इसलिए इसे उदासीन कहा जाता है। घोल में घुलने पर यह ना तो हाइड्रोजन आयन देता है और ना कि अधिकांश अम्ल देते हैं, और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन देता है जैसा कि अधिकांश क्षार होते हैं। ग्लूकोज की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मोनोसैकेराइड। इसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के एक समूह से बना है। ठीक है, इसे किसके रूप, मोनोसैकेराइड के रूप में भी जाना जाता है ग्लूकोज की बात की जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक यूनिट पूछी जा रही है तो न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। इसे अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली की अगर बात करें एसआई की तो इसे किससे, एन से शो की जाती है। ये एक सदिश राशि है, बल जो है फोर्स सदिश राशि है, क्योंकि राशि टाइप 2 तरह की होती है, अदिश और सदिश। बल कौन है,
सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। बल को संवेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। सीजीएस इकाई की बात करें बल की, तो ये होती है डी या ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड 2 होती है। तो ग्राम होती है या तो डी डाइन, किसी सीजीएस इकाई की बात हो रही। एसआई में इसे एन अक्षर से शो किया जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि बल समय में परिवर्तन के प्रति संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बल धक्का या खिंचाव को कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को प्रेशर देते हैं तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं, बल इसे कहते हैं। जैसे जैसे किसी वस्तु का वेग बढ़ता है वैसे वैसे त्वरण की भी दर भी बढ़ती है। बल बराबर एफ बराबर एम होता है, जैसे कि फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के माप की इकाई होती है। जैसा कि बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। बल की बात करें, बल के एसआई मात्रक सूत्र, अगर बल का मात्रक सूत्र क्या है तो ये हमारा एफ बराबर एम ए फॉर्मूला होता है इसका। और इसका जो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि बल समय में परिवर्तन के प्रति संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। स्थिर द्रव्यमान के लिए बल द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। किसके लिए? स्थिर द्रव्यमान के लिए बल जो होता है वो द्रव्यमान मतलब m गुणे त्वरण मतलब a के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जूल वॉट किसकी इकाई है? वो पावर की इकाई है। वॉट पावर की इकाई है। जूल ऊर्जा की इकाई है। जूल आवर्ती की इकाई हर्ट्ज है। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई जो मात्रक है, एसआई यूनिट इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वो एसआई एम का जो होता है किलोग्राम में होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का यूनिट होता है। द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम के अलावा ग्राम या मिलीग्राम जैसे मात्रक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़े द्रव्यमान को क्विंटल या मैट्रिक टन में मापा जाता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम में होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम और 1 मैट्रिक टन बराबर मतलब 1000 किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम जैसे मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इसके यूनिट्स हैं, जैसे कि अलग अलग यूनिट्स होते हैं 3 तरह के, द्रव्यमान, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब यूनिट्स हैं द्रव्यमान की बात करें तो। एसआई मात्रक है किसका? द्रव्यमान का किलोग्राम। जो मेन एसआई मात्रक होता है वो यूनिट की बात करें वो है कितना? किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। क्या है? कैंडेला से शो करते हैं। प्रकाश की तीव्रता जो होती है उसके मापन के लिए जो एसआई मात्रक होता है या तो लक्स होता है या तो सीडी मतलब कैंडेला। इसे सीडी से शो करते हैं कैंडेला को, और लक्स को एलयूएक्स लक्स से शो करते हैं। ये दोनों ही इसके एसआई यूनिट्स होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। प्रकाश की किसमें? प्रकाश तीव्रता की बात हो रही है। यह ज्योति तीव्रता को मापने का एसआई मात्रक होता है। किसका? ज्योति तीव्रता होती है उसका। प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य भारित शक्ति की एक माप है। प्रकाश की चमकदार प्रभावकारिता को भी मापा जाता है। इसे लूमिन प्रति वॉट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति की एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है। और न्यूटन, जैसा कि फोर्स की न्यूटन किसकी? बल की होती है एसआई यूनिट न्यूटन। वोल्ट होती है किसकी? अलग। कूलाम होती है किसकी? प्रतिरोध की ओम होती है कूलाम। कूलाम है, वोल्ट है, न्यूटन है, हर्ट्ज, ये सब। और हर्ट्ज जो है मेन किसकी? आवृत्ति की यूनिट है। एफ या बी से इसे शो किया जाता है। 1 हर्ट्ज का मतलब होता है कि किसी घटना की प्रति सेकंड में एक बार पुनरावृत्ति हुई। आवृत्ति लौलिक की आवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र की बात करें आवृत्ति के तो F बराबर 1/T है, जहाँ F आवृत्ति है और T अवधि है, टाइम है, मतलब T टाइम है। हर्ट्ज से पहले इसे CPS चक्र प्रति सेकंड में मापा जाता था। हर्ट्ज नाम 19वीं सदी के जर्मन भौतिक थे विज्ञानी हाइंस रिख ने हर्ट्ज की याद में रखा गया था। आवृत्ति जो होती है वो समय की प्रति इकाई एक दोहराई जाने वाली घटनाओं की संख्या है। हर्ट्ज सही उत्तर है इसका। हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे HZ से शो किया जाता है। आवृत्ति की बात करें, वोल्ट किसका होता है? वोल्ट किसका यूनिट होता है? वोल्ट। तो वोल्ट जो है हमारा ये यूनिट है। अलग अलग सबकी यूनिटें होती हैं। जैसे वोल्ट किसकी यूनिट है? कूलाम किसकी यूनिट है?
और न्यूटन जो कि बल की यूनिट है। कूलाम जो होती है विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। किसकी? विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है किसकी? कूलाम आवेश होता है। क्यू से शो किया जाता है इसको, एसआई यूनिट है इसकी। सी कूलाम से सी को शो किया जाता है। कूलाम बराबर, एक कूलाम की अगर बात करें तो 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रतिवितरित विद्युत आवेश के बराबर होता है। इसका किसका? कूलाम की बात हो रही है। और कूलाम को सी से शो किया जाता है। एक प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में समान मात्रा में आवेश होते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में की बात हो रही है। अगर नेक्स्ट की बात करें हम यहाँ पर अपने, तो वोल्ट किसकी एसआई यूनिट है? वोल्ट। तो वोल्ट जो है हमारा वो एसआई यूनिट होती है किसकी? विद्युत विभव की, मतलब वी से शो करते हैं, विभवांतर की या विद्युत चालक बल की होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। एसआई यूनिट किसकी है? वोल्ट वी की। वी उसी की है किसकी? विद्युत विभव की। 1 वोल्ट बराबर 1 वाट अपॉन एम्पियर होता है। वोल्ट को अक्षर वी से शो किया जाता है। विद्युत विभवांतर को वोल्टेज भी कहा जाता है। कितना? वोल्टेज भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या है? पास्कल है दाब का एसआई मात्रक। यह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसे nm-2 भी लिखा जाता है। पास्कल के बारे में अगर बात करें तो पास्कल एसआई यूनिट में एक सुसंगत व्युत्पन्न इकाई है। विशेष नाम इसका प्रतीक है। 1971 से पहले एसआई इकाई में पास्कल को केवल n/m² लिखा जाता था। दाब को प्रति इकाई क्षेत्र बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब बराबर प्रेशर, मतलब P बराबर बल अपॉन क्या? F अपॉन क्षेत्र एरिया होता है। 1 पास्कल बराबर 1 यूनिट, 1 पास्कल और 1 यूनिट प्रति वर्ग मीटर के दाब के बराबर होता है। एसआई मात्रक जूल होता है किसका? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई की बात करते हैं यहाँ पर। और जूल जो किसका? ऊर्जा का। न्यूटन बल का होता है। पास्कल जो कि दाब का एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? तो चार्ज का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम है। किसका? चार्ज। इंग्लिश में जैसे हम चार्ज बोलते हैं उसे हिंदी में कूलाम कहा जाता है। किसको? आवेश कहा जाता है उसको। हिंदी में आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश या तो चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। तो एसआई मात्रक उसका कूलाम सी होता है। किसका? आवेश की बात हो रही है, विद्युत आवेश की बात हो रही है। समय की इकाई सेकंड होती है। पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, तापमान की इकाई केल्विन, शक्ति की इकाई वॉट, ऊर्जा की इकाई जूल और दबाव की इकाई पास्कल होती है जैसा कि। और विद्युत आवेश की इकाई की बात करें तो कूलाम सी होता है। ये एसआई मात्रक है। समय की बात हो रही है तो वो सेकंड होता है। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो मोल में, और विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर में होता है। ओम किसका है? ओम प्रतिरोध किसका? ओम किसकी यूनिट है? ओम जो है ये विद्युत प्रतिरोध की यूनिट है, जिसका नाम जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज ओम के नाम पर रखा गया है। ओम की यूनिट है ये। किसकी? विद्युत प्रतिरोध की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य होती है तो इसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है। कितना? मीटर, मतलब m से शो की जाती है। तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए मीटर के गुणकों का या अंशों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से भी शो किया जाता है। किसे? लैम्डा से। एंड यह ग्रीक प्रतीक है। किसका? ग्रीक भाषा की बात हो रही है। तरंग दैर्घ्य की बात करें तो इसकी जो परिभाषा है वो है किसी तरंग की गति में वह न्यूनतम दूरी जहाँ किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य तरंगों का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर तरंग गति अपॉन आवृत्ति, मतलब लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ। तरंग दैर्घ्य की गणना तरंग की गति और आवृत्ति से की जाती है। जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती है तो मतलब आवृत्ति घटती है, क्योंकि एफ अपॉन में है, वी अपॉन एफ है, लैम्डा बराबर। तो जब तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, और तरंग दैर्घ्य अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घटेगी। दोनों में अपोजिट होता है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।